सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई 2.35 लाख करोड़ की अनुपूरक मांग के समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहती हूं, जिसमें 1.66 करोड़ की जो व्यवस्था है उसके लिए संसद की अनुमति ली जा रही है और 68,868 करोड़ की जो व्यवस्था है वो सरकारी खर्चों में कटौती के माध्यम से की जाएगी। इस वक्त सरकार की दो ही प्राथमिकताएं हैं, कोविड के प्रबंधन को देखना और इसके साथ ही देश की आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुदृढ़ करना। मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग के लिए उनकी तमाम आवश्यकताओं के लिए, चाहे रोजगार सृजन की हो, चाहे भोजन की हो या अन्य उनकी व्यापक जो भी आवश्यकताएं रही हैं उसकी व्यापक चिंता करते हुए जो तमाम प्रयास किए हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को साल के अंत तक मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई है, महिला जनधन खाता धारकों के खाते में कैश ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है और 20 लाख करोड़ के आत्म भारत पैकेज के अंतर्गत MSME के सुदृढ़ीकरण से लेकर 15,000 रुपए तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए उनके PF अंशदान को सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा और तमाम किस्म के ऋण के EMI की भुगतान की स्थिति को टालना, उसके और यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रपति जी से लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सभी मंत्रीगण और सांसदों के द्वारा अपने वेतन से भी 30% का योगदान इस कोरोना महामारी में हमारे देश के लोगों के लिए एक साथ खड़े होने के लिए और सभी एक साथ मिलकर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करें, उसके लिए योगदान किया गया है। अनुपूरक मांगों के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो समय की मांग को देखते हुए एक बहुत ही परिपक्व व्यवस्था है, क्योंकि इस कोरोना आपदा में जिस तरीके से मजदूरों का विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्यों की ओर पलायन हुआ है और तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है और ऐसे में मनरेगा एक सबसे बड़े सेफ्टी नेट के रूप में है, क्योंकि जहां रोजगार के तमाम अन्य अवसर सीमित है उसमें मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। सरकार ने इससे पहले मनरेगा के तहत जो वेजेस दिए जाते हैं उसको 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए करने का काम किया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसमें कुछ और वृद्धि की जाए और इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों के लिए हर गांव के अंतर्गत जो कार्य योजनाएं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और सबसे बड़ी बात, मनरेगा मजदूरों का जो भुगतान है वो समय पर हो। इसके साथ ही जो एनुअल वर्क गारंटी है उसे 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन तक ले जाया जाए और जितनी भी कोविड सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन जो हमारे मनरेगा के साइट से उसमें काम करने वाले वर्कर्स के लिए किया जाए, यानी कि उनके लिए पानी की, साबुन की, सैनिटाइजर की, मास्क की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। अनुपूरक मांगों के तहत 14,231.96 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है वो देश में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत 5,915 करोड़ रुपए महामारी के प्रबंधन के उद्देश्य से और 2,475 करोड़ रुपए ICMR को शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इस संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो 52 लाख से अधिक हो चुकी है और प्रतिदिन लगभग 1 लाख का आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार ने धीरे धीरे टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है, नए टेस्टिंग लैब स्थापित किए हैं और आज की तारीख में हम रोज लगभग 10 लाख टेस्ट कर रहे हैं और 6 करोड़ तक टेस्ट हम कर चुके हैं। लेकिन और यहाँ तक कि PM केयर्स फंड से वेंटिलेटर्स की भी बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो सरकारी ढांचा है वो बड़े शहरों में तो जैसे तैसे काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं और यहाँ तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य का ढांचा काफी अपर्याप्त है और विशेष तौर से जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसी भी मरीज को, अध्यक्ष जी 2-3 मिनट तो बोलने दीजिए, किसी भी मरीज को हॉस्पिटलाइज करना है या किसी भी मरीज को कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट करना है, इसमें बहुत बड़ा डिफाइनिंग पैरामीटर होता है कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है, जो नॉर्मली 95 से 99% तक होता है और अगर इसके नीचे चला जाता है लंबे समय के लिए तो फिर उस मरीज को क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस होते हैं उन्हें हम ऑक्सीजन सप्लाई बेड से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन बेड्स की जो कमी इस देश में महसूस की जा रही है उसके लिए प्रबंध करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हमारे बेड्स हैं ऑक्सीजन पाइप ऑक्सीजन सप्लाई के साथ या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ या ऑक्सीजन, अध्यक्ष जी बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो व्यवस्था है वो की जाए। बाकी लोग इतनी देर तक एक्सटेंड कर रहे हैं, मुझे कुछ तो बोलने दीजिए। नॉट इवन कवर्ड 2 पॉइंट सर, थोड़ा सा बोलने दीजिए प्लीज। और ये व्यवस्थाएं हमें छोटे शहरों में, कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में करने की तेजी से बहुत आवश्यकता है।
अध्यक्ष जी, जहां तक शोध कार्य की बात है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमारे 2021 के प्रथम क्वार्टर तक आने की संभावना है और हम सभी काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे देश के अंदर वैक्सीन के डिफरेंट फेजेस के ट्रायल भी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी हम ये मान लेते हैं कि अगर पहले क्वार्टर में वैक्सीन आ भी जाती है तो लगभग 1 साल का समय लगेगा लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में, और तब तक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बहुत ही आवश्यक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को 46,602 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। क्षतिपूर्ति नहीं होने के वित्तीय तौर पर परेशान राज्यों को भी इससे राहत मिलेगी। अध्यक्ष जी, I just have 2 more points. अध्यक्ष जी, दो और पॉइंट्स है मेरे, just 2 more points. Let me just finish it. अनुपूरक मांगों के तहत 33,771 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनधन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के खाते में कैश ट्रांसफर के लिए भी मांगे गए हैं। जनधन योजना के तहत अब तक 40 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिसमें 64% ग्रामीण क्षेत्रों में है और लगभग 55% जो है वो महिलाओं के खाता खोले गए हैं। और इस कोरोना आपदा के दौरान जिस तरीके से इन जनधन खातों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन या खाद्यान्न सब्सिडी या गैस सब्सिडी, ये सब कुछ जनता तक पहुंचाई गई है, उसमें ये जनधन खाते एक वरदान के रूप में साबित हुए हैं। लेकिन इसमें लास्ट माइल डिलीवरी लूपहोल्स हैं। For giving me an opportunity to speak on the first. अनुपूरक मांगों में सरकारी बैंकों के पूंजी आधार के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि हमारे बैंकों को आज की डेट में जो भी उनके कर्जदार हैं वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं और इसलिए बैंकों के जो NPAs हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कदम से जो बैंकों पर वित्तीय दबाव है वो कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी। मैं इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करूंगी कि कुल मिलाकर आज कोरोना के चलते हमारी अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के। अगर आप हमारे हर नई वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटी वाला निशान दबा कर घंटी को ऑन कर दें ताकि हमारे हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके और आप देखें हमारे हर नई वीडियो को सबसे पहले।